हेलो डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है इंद्रजीत सिंह और हम मिल रहे हैं हमारे खूबसूरत से चैनल आरटी एकेडमी पर। नहीं किया है शेयर और सब्सक्राइब तो ये दोनों काम आप कर लीजिए, क्योंकि बांटने से खुशियां बढ़ती चली जाती हैं। फिजिक्स हम पढ़ा रहे हैं। आरटी एकेडमी यूट्यूब पे एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, इमर्जिंग प्लेटफॉर्म है। आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायोलॉजी सिखा रहा है। पूरे साल क्लास 11th, क्लास 12th की मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के एग्जॉस्टिव लेक्चर्स हम करेंगे। हर चैप्टर की डिटेल डिस्कशन, उनके प्रॉब्लम सेशन जैसे हम करते आ रहे हैं थ्रू आउट द सेशन करते रहेंगे। और आपके स्कूल एग्जाम्स, आपके बोर्ड एग्जाम्स को सेंटर मानकर हम ये काम कर रहे हैं। किसी कंपटीशन की तैयारी नहीं कर रहे हैं। आपके स्कूल एग्जाम्स उतने इंपॉर्टेंट है जितने कोई कंपटीशन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्कूल एग्जाम्स में खराब परफॉर्म करते करते बच्चे के कॉन्फिडेंस जमीन पर होता है और बोर्ड्स में अच्छे मार्क्स भी नहीं आते। कैसे क्वेश्चंस बोर्ड्स में आते हैं, कैसे उन टॉपिक्स का, उन डेरिवेशंस का और थ्योरी का रिवीजन करना है, कैसे उन्हें पढ़ना है, क्या अंडरस्टैंडिंग बोर्ड्स के एग्जाम्स में चाहिए, वो हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। फिलहाल मेरा नाम इंद्रजीत सिंह है। क्लास 11th की स्टडीज हम कर रहे हैं। नया चैप्टर है, आज नए चैप्टर की स्टार्ट है और बहुत ही अच्छा फंडामेंटल चैप्टर है जिसका नाम है काइनेमेटिक्स। और काइनेमेटिक्स में हम जो काम करेंगे, जो पहला स्टार्ट होगा, मोशन इन 1D, सो कॉल्ड मोशन इन 1 डिमेंशन। और आज का एजेंडा है कि इस 1D से रिलेटेड और मोशन या रेस्ट से रिलेटेड सारे बेसिक टर्म्स और डेफिनेशंस को आज के आज देखकर निपटा दिया जाए। अच्छा सा क्या करना है, कुछ खास नहीं। अगर आप मोशन की स्टडी करना चाहते हैं तो आप ये कहते हैं कि आप मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं। मैकेनिक्स का मतलब होता है कि हम मोशन की स्टडी कर रहे हैं। कोई पार्टिकल कैसे मूव कर रहा है, क्यों मूव कर रहा है, उसके बिहेवियर की स्टडी करते हैं। तो मैकेनिक्स का सीधा सा मतलब हुआ स्टडी ऑफ मोशन। स्टडी ऑफ मोशन कर रहे हैं। अब जो स्टडी ऑफ मोशन है, इसके दो पहलू हो जाएंगे, दो फॉर्मेट्स में डिवाइड हो जाएगा। पहला कि मोशन को स्टडी करें, ये ना जाने कि मोशन क्यों हो रहा है। दूसरा ये कि हम ये भी जाने कि मोशन क्यों हो रहा है। मतलब इसके दो हिस्सों में एक हिस्सा है जहां पे हम सिर्फ मोशन का इफेक्ट पढ़ने वाले हैं, इफेक्ट ओनली। यानी वेलोसिटी क्या है, एक्सेलरेशन क्या है, टाइम कितना था, डिस्प्लेसमेंट कितनी थी, ये बातें करें। ये ना जाने कि वेलोसिटी क्यों बदली, एक्सेलरेशन क्यों आया। दूसरी बात है इफेक्ट्स, तो हम पीछे पढ़ के आएंगे इसलिए इस पे स्ट्रेस नहीं देंगे, लेकिन जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि इसमें कॉज जरूर पढ़ना है। कॉज के बारे में जानकारी चाहिए। जब हम एक कॉज जानने लग जाते हैं, अभी यहां नहीं जान रहे हैं, हम इसे नाम देंगे काइनेमेटिक्स। और जब हम ये कॉज जानने लग जाएंगे तो हम नाम देंगे इसे काइनेटिक्स। काइनेमेटिक्स में दो तरह की बातें आएंगी, एक स्टैटिक्स और एक आएगी डायनामिक्स। काइनेमेटिक्स में भी दो तरह की बातें आएंगी, एक वही स्टैटिक्स और आएगी दूसरी डायनामिक्स। ध्यान दीजिए स्टैटिक्स और डायनामिक्स को लेकर। स्टैटिक्स का मतलब होता है चीजें रुकी हुई हैं, तो काहे का मोशन थोड़ा बहुत पढ़ के छोड़ देंगे, मोशन की स्टडी करेंगे। इसका मतलब होता है कोई चीज रेस्ट पर है, जिसको हम ऑब्जर्व कर रहे हैं वो मेरे अकॉर्डिंग रेस्ट पे दिखाई दे रही है, ऑब्जर्व हो रही है। डायनामिक्स का मतलब होता है इन मोशन, यानी पार्टिकल के मोशन की स्टडी। और क्योंकि ये इस काइनेमेटिक्स के कैनवास में आ रहे हैं, तो इसका मतलब मुझे कॉज नहीं जानना है, बस इतना देखना है कि पार्टिकल रेस्ट पे है, वेलोसिटी 0 है, एक्सेलरेशन 0 है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो यहां पर सिर्फ इफेक्ट्स की ही जानकारी होगी और कुछ नहीं, इफेक्ट्स ओनली। आगे देखें, यहां पर स्टैटिक्स का मतलब अगेन रेस्ट से है, तो हम इसे रेस्ट बोलने वाले हैं। और डायनामिक्स का मतलब वही है कि पार्टिकल चल रहा है, मूव कर रहा है, तो हम कहेंगे इन मोशन पार्टिकल होना चाहिए। और क्योंकि ये सारी की सारी जानकारी जो फिलहाल हम ले रहे हैं वो काइनेटिक्स के कैनवास के अंदर है, इसलिए यहां पर कॉज बहुत ज्यादा जरूरी है। और मेजरली हम इस कॉज के बारे में ही जानकारी लेंगे कि मोशन आखिर होता क्यों है, स्टेट ऑफ रेस्ट या स्टेट ऑफ मोशन में चेंज क्यों आता है। ठीक,
ये थोड़ा सा ट्री है, इसके बाद भी बहुत लंबा ट्री होता है, इसके पहले भी होता है, लेकिन ये बहुत बेसिक सा ट्री है जिससे आपको ये अंदाजा लगेगा कि एक्चुअली रेस्ट या मोशन में हम कर क्या रहे होते हैं। ठीक है ना, किस तरह से ब्रांचेस डिवाइड होती हैं, बहुत हल्के लेवल पे आपको बोर्ड स्टैंडर्ड के हिसाब से या जेई स्टैंडर्ड पे भी यही पढ़ाया जाता है, तो यही हमें करना है। फिलहाल पहला स्लाइड देखिए, मैकेनिक्स क्या है? ब्रांच ऑफ फिजिक्स व्हिच डील विद द स्टडी ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन रेस्ट एंड मोशन, मतलब स्टडी ऑफ मोशन, पार्टिकल कैसे चल रहा है, कब रेस्ट पे है, क्यों रेस्ट पे है, क्यों चल रहा है, क्यों वेलोसिटी बदल रही है, इन सब चीजों की स्टडी कहलाती है मैकेनिक्स। मैकेनिक्स की दो ब्रांचेस उन्होंने तोड़ दी, एक स्टैटिक्स और एक काइनेटिक्स। स्टैटिक्स का मतलब पार्टिकल रेस्ट पे रहे, और रेस्ट पे रहने को एक और नाम दे दिया जाता है इक्विलिब्रियम। हालांकि मोशन वाले पार्टिकल का भी इक्विलिब्रियम होता है, समय के साथ समझ आएगा। काइनेमेटिक्स का मतलब पार्टिकल्स अगर मोशन में हो तो बात बन जाएगी, और हम कहेंगे हम काइनेमेटिक्स पढ़ रहे हैं। वैसे तो काइनेमेटिक्स अगेन स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स विदाउट कंसीडरिंग द कॉज ऑफ मोशन। विदाउट कंसीडरिंग द कॉज ऑफ मोशन मतलब हमें कॉज ऑफ मोशन पे जानकारी नहीं चाहिए, फोर्स क्यों लग रही थी, कैसे लग रही थी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पार्टिकल मूव कर रहा था यही देखना है। डायनेमिक्स का मतलब फिर वही कंसीडरिंग द कॉज ऑफ मोशन, मतलब ये काइनेटिक्स के अंदर की बात हो गई, ये हिस्सा काइनेटिक्स में है और ये हिस्सा काइनेमेटिक्स में। ठीक, फिलहाल अगले पॉइंट पे आते हैं। वन डायमेंशनल मोशन क्या है? वन डायमेंशनल मोशन को ऐसे हम लिख देते हैं 1D मोशन, और ये 1D मोशन ही आज का एजेंडा है, और ये चैप्टर 1D मोशन का ही है, तो पूरा चैप्टर इसी पे। वन डायमेंशनल मोशन का मतलब होता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में दौड़ने लग जाए, लिखा भी हुआ है, एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन is said to be executing one dimensional motion. It is also called rectilinear motion or linear motion. Linear का मतलब स्ट्रेट लाइन से ही है, हालांकि जो रेक्टिलिनियर शब्द है ये एकदम एक्यूरेटली स्ट्रेट लाइन नहीं होता, स्ट्रेट लाइन भी हो सकता है और कर्वीलिनियर भी हो सकता है, पर हमारे कोर्स में कर्वीलिनियर मोशन को रेक्टिलिनियर बोला नहीं जाएगा। जब भी हम रेक्टिलिनियर बोलेंगे मन में रखना होगा कि ये स्ट्रेट लाइन मोशन ही है, स्ट्रिक्टली स्ट्रेट लाइन। तो पार्टिकल के लिए तीन एक्सिस बना लीजिए जो हम रेगुलरली बनाया करते हैं। लेट्स से कि हमारी एक एक्सिस x है, दूसरी एक्सिस y है और तीसरी एक्सिस z है, एंड दीज आर x, y एंड z एक्सिस। और मेरा जो पार्टिकल है वो x की तरफ जा रहा है यानी स्ट्रेट लाइन मोशन कर रहा है, y की तरफ जा रहा है यानी स्ट्रेट लाइन मोशन कर रहा है, z की तरफ जा रहा है z ओनली z, थोड़ा टेढ़ा हो गया वो, बट कंसीडर कि ये बिल्कुल z की तरफ जा रहा है, स्ट्रेट लाइन मोशन कर रहा है। इसके अलावा अगर आप देखें तो इट इज गोइंग समवेयर हियर, अगेन स्ट्रेट लाइन मोशन है, ये इधर जा रहा है, अगेन स्ट्रेट लाइन मोशन है, ये ऐसे दौड़ रहा है, ये स्ट्रेट लाइन मोशन है। लेकिन अगर ऐसे दौड़ा तो आपने ये पाया कि साहब ये तो 1D है, ये 1D है, ये 1D है और ये 1D नहीं है, क्योंकि पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में नहीं है, कर्वीलिनियर पाथ में। पार्टिकल कर्वीलिनियर पाथ में दौड़ जाए तो हम कहेंगे 2D मोशन, और पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में रहे तो हम कहेंगे 1D मोशन है, चाहे वो x में भागे, y में भागे, z में भागे या x y z के अलावा किसी और डायरेक्शन में भाग जाए, कहीं भी दौड़े फर्क नहीं पड़ता है, चलना चाहिए कि स्ट्रेट लाइन में। तो जो इंपॉर्टेंट टर्म आपको पिक करना है, जो इंपॉर्टेंट टर्म आपको पिक करना है दैट इज स्ट्रेट लाइन। अगर सीधा भागा तो 1D, टेढ़ा मेढ़ा भागा तो 2D। ठीक है मेरी बात? आइए भाई अगले पे क्या है, रेस्ट और मोशन क्या चीजें होती है। रेस्ट को देखें, कोई चीज रुकी हुई दिखाई दे रही है तो वो रेस्ट है, और चल रही है तो वो मोशन है। क्या लिखा हुआ है? एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी एट रेस्ट इफ इट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद टाइम। हाँ बात तो सही है, अपनी पोजीशन को चेंज ना करे तो वो कैसा है? रेस्ट पे। हाँ सही है। विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग, ये क्या बकवास जोड़ दी अंत में, ये तो खेल ही बिगाड़ दिया। एक और नई चीज जोड़ दी कि अपने सराउंडिंग की रिस्पेक्ट में ना बदले, और अंदर देखो ब्रैकेट में क्या लिखा है, अ रेफरेंस पॉइंट व्हिच इज जनरली टेकन एज ओरिजिन इन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। ठीक है, वो तो समझाने के लिए लिख दिया है, लेकिन ये सराउंडिंग क्या है? सराउंडिंग ऐसे है कि मान लीजिए आप एक कार में जा रहे हैं, आप सबसे आगे सीट पे बैठे हुए, ड्राइवर आपके बगल में, एंड यू सी ड्राइवर सिटिंग नेक्स्ट टू यू। आप जब भी उसे देखेंगे आपके राइट में दिखाई देगा, वो यहीं चल रहा है, वो यहाँ आप बैठे हुए हैं और वो यहाँ बैठा हुआ, कार चल रही है और आप देख रहे हैं ड्राइवर हमेशा आपके रेस्ट में, आपके रेस्ट में, आपके रेस्ट में। तो विद रिस्पेक्ट टू यू वो बेचारा रेस्ट पे ही है, क्योंकि आपको हमेशा अपने बगल में दिखाई दे रहा है। लेकिन ग्राउंड पे खड़े हो आदमी इस बारे में सोचो, वो कहेगा कार चल के जा रही है और तुम दोनों चल के जा रहे हो, हाँ तुम्हें दिखाई देगा कि बाहर वाली दुकान पीछे चली गई, वो जो दुकान आ रही है वो पीछे चली गई, तो आप कहते हो
वो दुकान पीछे छूट गई, इसीलिए कहते हैं क्योंकि आपके लिए रोड, जमीन, दुकानें, लोग जो जमीन पर खड़े हैं वो चलने लग गए। फिजिक्स में रेस्ट का मतलब रेस्ट नहीं है, मोशन का मतलब मोशन नहीं है। मतलब इस बात से है कि अगर कोई चीज रुकी है तो कौन ऑब्जर्व कर रहा है। ऑब्जर्वर इज वेरी इंपॉर्टेंट, कौन ऑब्जर्व कर रहा है, और इस ऑब्जर्वर को ही हम नाम देते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और सारी चीजों को हम इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से ही मेजर करेंगे। ध्यान दीजिएगा कि जब भी वो कहे कि कोई ऑब्जर्वर है और वो ऑब्जर्व कर रहा है, तो ऑब्जर्व करने का मतलब देखना नहीं है। फिजिक्स में ऑब्जर्व करने का मतलब है कि यू हैव सम फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक्स वाई जेड एक्सिस व्हिच कैन मेजर टाइम आल्सो, और वो किसी को ऑब्जर्व कर रहा है का मतलब कोई भी सिस्टम आपने सेट किया व्हिच इज कैलकुलेटिंग द पोजीशन एक्सपेरिमेंटली and calculating the next position experimentally and then decides कि क्या पोजीशन पहले थी, क्या पोजीशन अब है, और कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ। देखा नहीं, इंसानी सेंस से मतलब नहीं है, फिजिकल एक्सपेरिमेंटेशन से मतलब है ऑब्जर्वेशन का। फिलहाल मोशन की चर्चा करते हैं। व्हाट इज मोशन? An object is said to be in motion if it changes its position. कॉमन सेंस है, जहां खड़े हैं अगर वहां से चलते हुए दिखे तो पोजीशन को बदल लिया, हम कहेंगे मोशन में। लेकिन अगेन वही बात निकल के आती है विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग्स। सराउंडिंग बदली, ऑब्जर्वेशन बदली, ऑब्जर्वेशन बदली, मोशन और रेस्ट की कहानी बदली। अच्छा, यानी कि रेस्ट और मोशन हमेशा एक जैसे नहीं होते, नहीं होते। तो हम कहते हैं रेस्ट एंड मोशन बोथ द टर्म्स आर रिलेटिव टर्म्स। ये रिलेटिव टर्म क्या होता है? रिलेटिव टर्म का मतलब होता है डिपेंड्स ऑन ऑब्जर्वर, डिपेंड्स ऑन ऑब्जर्वर। जो आपको ऑब्जर्व कर रहा है वो कहां है, वो कौन है, वो कैसा है, उसका क्या इंटरप्रिटेशन निकलता है उनका। जैसे मान लीजिए कि आप यहां पर जा रहे हैं, एक लड़का है जिसका नाम है चिंटू। क्या नाम है भाई साहब का? चिंटू। और एक लड़की है जिसका नाम है रिंकी। रिंकी v वेलोसिटी से यहां जा रही थी। चिंटू ने सोचा रिंकी का पीछा किया जाए, वो भी v वेलोसिटी से यहां जा रहा है। और चिंटू हमेशा देखेगा कि चिंकी उसके जीवन काल में राइट में विराजमान है और कभी भी चल नहीं रही है, क्योंकि जितना आगे रिंकी जाती है उतना ही आगे चिंटू जाता है। तो इस लोकेशन पे भी इसको राइट में दिखाई देगी। जितना आगे रिंकी जाती है उतना ही आगे चिंटू जाता है, फिर से ये इसको राइट में ही दिखाई देगा। और किसी प्रकार से इसके रिस्पेक्ट में उसकी पोजीशन नहीं बदलेगी। पहले भी उसने उसे अपने राइट में ही देखा था, आज भी उसने अपने राइट में ही देखा, और उससे पहले भी उसने अपने राइट में ही देखा था। तो पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू चिंटू इज नॉट चेंजिंग, इसलिए वो रेस्ट पे कहलाएगा। दिस इज व्हाट वी कॉल एज रिलेटिव टर्म्स। और कोई बेचारा मासूम पीछे खड़ा है जिसका नाम है मिंकू। आप मिंकू के रिस्पेक्ट में देखिए तो पहले रिंकी यहां थी, फिर रिंकी यहां है, और फिर रिंकी यहां है। रिंकी इज चेंजिंग हर पोजीशन। तो मिंकू कहेगा कि जो रिंकी है वो मूव कर रही है, और चिंटू कहेगा कि मिंकी तो मेरे लिए रुक गई, रेस्ट पर। क्लियर है? दिस इज व्हाट वी मीन बाय दिस रिलेटिव टर्म। फिलहाल आगे बढ़े। फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब होता है कि आपके पास कोई कोऑर्डिनेट सिस्टम जहां से आप ऑब्जर्व करें, जहां से आप ऑब्जर्व करते हैं उस पर्टिकुलर पॉइंट को आप ओरिजिन की तरह कंसीडर करते हैं। ध्यान रखिएगा। अच्छा साहब, ये टैन टैन, ये रहा x, ये रहा y, और ये रहा z। और मान लीजिए कि कोई पार्टिकल यहां खड़ा था, और जहां भी खड़ा था वहां से आपने ओरिजिन से इन भाई साहब को मिला दिया, तो अल्टीमेटली आपने कहा कि ये x, y, z पर है। कहेंगे हां है। किस समय पर? तो तुम कहोगे t1 पर, x1, y1, z1 पर है। बाद में क्या हुआ? बाद में यहां आ गया, यहां आया तो इसकी क्या पोजीशन हो गई? तो तुमने कहा हम तो कोऑर्डिनेट्स नाप सकते हैं, x2, y2, z2। टाइम कितना? t2। तो डिस्प्लेसमेंट कितनी? तो तुम कहोगे डिस्प्लेसमेंट इतनी। डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लीजिए, और वेक्टर में करना है तो वेक्टर से माइनस कर लीजिए, डिस्प्लेसमेंट आ गया। अच्छा, ऐसा कोई सिस्टम जहां आप ये कोऑर्डिनेट्स नाप सकते हैं और समय भी नाप सकते हैं कि किस समय पर कितना कोऑर्डिनेट, किस समय पर कितना कोऑर्डिनेट, किस समय पर कितना कोऑर्डिनेट। समय के साथ कोऑर्डिनेट्स नापे जाने की सुविधा कहलाती है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। बना लिया। और फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जिस पॉइंट के अबाउट चीजों को ऑब्जर्व किया जाएगा, दैट पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन इज टर्म्ड एज ओरिजिन। पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन इज टर्म्ड एज ओरिजिन।
अच्छा ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, जी हाँ। चलिए चर्चा करें पोजीशन वेक्टर की। आओ तो खेलें पोजीशन वेक्टर से। पोजीशन वेक्टर क्या कहता है देखो। पोजीशन वेक्टर कह रहा है मान लो तुम्हारे पास x एक्सिस है और फिर यही बकवास करने लग गया कि तुम्हारे पास y एक्सिस है और फिर यहां से बकवास करती हुई z एक्सिस। ये रहा x, ये रहा y और ये रहा बेटा z। ये तीन एक्सिस हैं आपके पास और आपको बताना है किसी पार्टिकल की क्या पोजीशन है। तो मान लो कि मेरा पार्टिकल यहां खड़ा है और इस पार्टिकल का नाम है a, और इसी प्रकार से कहा जा रहा है कि बताइए कि इस पार्टिकल की क्या पोजीशन है। तो पोजीशन ये है। बात तो सही है, पोजीशन तो लिख ली साहब आपने। कहां से पोजीशन नापनी है? विशेष ध्यान रखिए ओरिजिन से। इसको आर वेक्टर हम डिनोट करते हैं। अगर मैं इसे कोऑर्डिनेट्स देखूं तो साहब ये x, y, z है किसी समय t पर, और ये x, y, z इसके पोजीशन कोऑर्डिनेट्स कहलाते हैं। वैसे तो चार कोऑर्डिनेट्स हैं x, y, z और टाइम। t टाइम कोऑर्डिनेट है, x, y, z उसके पोजीशन कोऑर्डिनेट्स हैं। ये जो r वेक्टर बना ये कहलाया पोजीशन वेक्टर। और r वेक्टर को अगर मैं वेक्टर्स में लिखने की कोशिश करूं तो x जो है वो i कैप डायरेक्शन में है, y जो है वो j कैप डायरेक्शन में है और z जो है वो k कैप डायरेक्शन में है। टैंग टैंग जोड़ दीजिए और बन गया आपका पोजीशन वेक्टर, वेक्टर नोटेशन में। हाँ मजा आ गया। मतलब यार वेक्टर के हिसाब से पोजीशन लिख सकते हैं। हाँ लिख सकते हैं, बहुत बढ़िया। कोई पार्टिकल यहां ना होता सर, यहां होता तो क्या होता? कोई परेशानी ना होती। क्या करना होता? ऐसे मिलाइए इसे और इसे कहिए ये क्या है, तो तुम कहोगे कि टंग टंग। ये है x प्राइम, ये है y प्राइम, ये है z प्राइम, ठीक है। और ये जो पोजीशन वेक्टर बेटे बन के आ रहा है दिस इज नथिंग बट r प्राइम वेक्टर। तुमसे कोई कहे कि हमें तो r प्राइम वेक्टर बताओ तो तुम क्या कहोगे? x प्राइम i कैप प्लस y प्राइम j कैप प्लस z प्राइम k कैप। अब अगर आप कहो कि सर वो तो नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है, अबे x प्राइम, y प्राइम, z प्राइम के वैल्यूज नेगेटिव हो सकती हैं। जैसे कोई बच्चा कहे कि सर ये तो नेगेटिव में था तो x नेगेटिव था, आपको माइनस i कैप लिखना चाहिए था। y पॉजिटिव है, z अंदर जा रहा है तो नेगेटिव है तो माइनस k कैप लिखना चाहिए था। बेकार बात है, z नेगेटिव नहीं हो सकता। हो सकता है तो z की नेगेटिव वैल्यू डालोगे तो अपने आप माइनस k कैप नहीं बनेगा, बनेगा। x की नेगेटिव वैल्यू डालोगे अपने आप माइनस k कैप नहीं बनेगा, बनेगा। तो वी कैन चूज दीस variables for these multiplying factors of I cap, J cap, K cap as positive, negative और zero, जिससे different values बन सकती हैं। and this is what we call as position vector observed from some origin of your coordinate system or frame of reference। आगे बढ़े, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या है उसकी दोबारा चर्चा करें तो गौर से देखें डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कैसे लिखा जाता है। मानिए कि कुछ बकवास आपके पास है, इसे आप x एक्सिस बोल रहे हैं, इसे आप y एक्सिस बोल रहे हैं, और क्योंकि आपको बहुत शौक है तीनों एक्सिस में काम करने का तो आपने इसे z भी बोल दिया। ये x, ये y, ये z। बड़ा आसान। मान लीजिए कि आप पहले यहां कहीं खड़े थे और यहां खड़े थे तो इसका कोऑर्डिनेट था x1, y1, z1, ये समय था कुछ t1। पोजीशन कोऑर्डिनेट अगर आप देखेंगे तो पोजीशन कोऑर्डिनेट तो ये बनेगा जिसको हम r1 बोला करते हैं। हम कहेंगे हाँ बात तो सही है तुम्हारी। मान लो पार्टिकल कभी यहां आ गया, हमने कहा ये क्या है, तुम कहोगे पोजीशन कोऑर्डिनेट के हिसाब से x2, y2 और z2 किसी समय t2 पर। ठीक है कोई बुराई नहीं। पोजीशन कोऑर्डिनेट क्या है तो तुम कहोगे ये, जिसको क्या कहा जा रहा है, हम कह रहे हैं कि ये टंग टंग r2 वेक्टर है। ठीक है। डिस्प्लेसमेंट क्या है तो कोई बच्चा कहेगा सुनो पहले कहां थे, यहां थे, अब कहां गए, यहां पे मिला। एंड दिस इज व्हाट वी कॉल एज r वेक्टर। And r vector is nothing but displacement vector। सर पार्टिकल इधर ही चल के आया, क्या गारंटी हो सकता है कि वो ऐसे चल के आता? याद करो बचपना, डिस्प्लेसमेंट वैसा इस बात का कोई फर्क नहीं है कि डिस्प्लेसमेंट किस रास्ते से हो रहा है, किस रास्ते से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। फाइनल और इनिशियल पोजीशन के बीच में जो लीनियर सेपरेशन है वो कहलाता है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अच्छा गौर से देखिए इस r वेक्टर को, r1 को और इस r वेक्टर को, टेल टू हेड, हेड टू टेल। अबे तो ट्रायंगल लॉ है। ट्रायंगल लॉ कहता है कि दो साइड्स अगर सेम ऑर्डर में टेल टू हेड बनी हो और तीसरी वाली रिवर्स ऑर्डर हेड टू टेल में बनी हो तो इसका और इसका सम ये होगा। यानी तुम कह सकते हो कि r2 वेक्टर इज नथिंग बट r1 वेक्टर प्लस r वेक्टर। और आपको दिखाई दे रहा है कि r वेक्टर जो है
वो r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर है। r2 का मतलब r2 नहीं है, मतलब है फाइनल से, और r1 का मतलब 1 से मतलब नहीं है, मतलब है इनिशियल से। इनिशियल और फाइनल वेक्टर्स, यानी फाइनल पोजीशन वेक्टर और इनिशियल पोजीशन वेक्टर के डिफरेंस को हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ये है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। आगे बढ़ जाइए साहब। डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस कुछ खास नहीं है। मान लीजिए कि हम यहां खड़े थे, टैन टैन, इनिशियल पोजीशन है ये, और मान लीजिए कि हम यहां खड़े थे, और ये हमारी बेटा कौन सी पोजीशन है, विच इज कॉल्ड एज फाइनल पोजीशन। हम इस रास्ते से चल के गए, ये रास्ता चूज किया, और दुनिया वालों ने कहा कि पाथ की लेंथ बताओ। पाथ लेंथ क्या है? तो पाथ लेंथ जब तुमसे कोई पूछने लग जाए तो तुम कहोगे कि तुम इसके रास्ते की डिस्टेंस बता रहे हो कि इस व्यक्ति ने कितनी डिस्टेंस चली। कोई दिक्कत तो नहीं है? क्या हुआ? कितनी डिस्टेंस चली, पाथ लेंथ बताई। लेकिन अगर आप जानबूझकर यहां से यहां का वेक्टर ड्रॉ कर दें तो दिस इज नथिंग बट द डिस्प्लेसमेंट। यानी डिस्प्लेसमेंट को रास्ते से मतलब नहीं है, इनिशियल और फाइनल पोजीशन से मतलब है। लेकिन डिस्टेंस को इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि तुम कहां खड़े थे, कहां पहुंच गए। बस ये बताओ किन दो जगह का आपको डिस्टेंस पता करनी है, और ये बताओ कि आप किस रास्ते से गए हो। जिस रास्ते पे गए हो उस रास्ते की लंबाई चाहे यहां से यहां नापो, चाहे यहां से यहां नापो, फर्क नहीं पड़ता। तो आपको तुरंत दिखाई देना चाहिए कि जो डिस्टेंस वाली चीज है वो स्केलर है, क्योंकि डेफिनेशन में पाथ की लेंथ बताई गई। लेंथ ऑफ द ओरिजिनल पाथ टेकन इज कॉल्ड डिस्टेंस। और डिस्प्लेसमेंट जो है वो अभी पीछे वाली स्लाइड में भी देख के आए हैं कि वो वेक्टर होता है, क्योंकि वो डिफरेंस ऑफ द पोजीशन वेक्टर। जो डिस्प्लेसमेंट अपने आप में बाय वर्चू वेक्टर ही है। अगर तुम्हें लिखना हो कि नहीं डिस्प्लेसमेंट भी कोई डेफिनेशन है, तो the linear separation between initial and final position, and when you signify कि what is initial position and what is final position, तो तय हो गया ना भैया कि ये initial थी, ये final थी, और पार्टिकल इस तरफ मुंह मार रहा था। तो by definition displacement is defined in such a way that initial and final positions are marked, और जब initial और final पता होती है तो डायरेक्शन का सेंस अपने आप आ जाता है। डिस्टेंस में ऐसा कोई सेंस डिफाइन नहीं किया गया। उन्होंने कहा कहीं से नापो, कैसे भी नापो, बस जो रास्ता है उसकी लंबाई बता दो, इसके लिए। अच्छा, यार सबसे छोटी दूरी कौन सी होती है? तो हमें पता है कि जो शॉर्टेस्ट सेपरेशन वो स्ट्रेट लाइन होती है। क्या होती है? स्ट्रेट लाइन होती है। शॉर्टेस्ट सेपरेशन अगर जीवन में स्ट्रेट लाइन हो गई तो इसका सीधा सा मतलब ये हो गया कि जो डिस्टेंस है वो तो हमेशा बड़ी है यार डिस्प्लेसमेंट से। आपको ये कैसे पता? अबे देखो, अगर डिस्प्लेसमेंट स्ट्रेट लाइन से बन रही है, तो देखो लीनियर सेपरेशन, शॉर्टेस्ट सेपरेशन, स्ट्रेट लाइन सेपरेशन, तो डिस्प्लेसमेंट तो सबसे छोटा हो गया ना इस इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में। और पाथ तो कोई भी चूज किया जा सकता है, वो कर्व भी लीनियर हो सकता है, तो कॉमन सेंस वो बड़ा ही हो जाएगा। तो डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर और इक्वल टू द मॉड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ये डब्बे क्यों लगाए? ये बेसिकली मॉड ऑफ डिस्प्लेसमेंट है। मॉड का मतलब मॉडुलस, मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड क्यों लिख रहे हो? अरे कॉमन सेंस से यार, डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी, इसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड है, और भाई साहब के पास मैग्नीट्यूड तो है ही, साथ ही साथ डायरेक्शन भी है। तो डायरेक्शन से डायरेक्शन को कंपेयर करोगे क्या? तो डायरेक्शन इग्नोर कर दो, सिर्फ मैग्नीट्यूड कंपेयर करो। क्लियर है मेरी बात? ये आगे देखिए, स्पीड क्या है? स्पीड इज नथिंग बट डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम। कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया पर यूनिट टाइम, एक यूनिट टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर डाला। तो देखिए क्या सीन आएगा, स्पीड इज नथिंग बट डिस्टेंस d अपॉन टाइम, एंड d इज नथिंग बट डिस्टेंस, एंड t इज नथिंग बट टाइम। अच्छी बात है। डिस्टेंस कैसी क्वांटिटी है? स्केलर। टाइम कैसी क्वांटिटी है? स्केलर। तो स्पीड कैसी क्वांटिटी है? इंडीड स्केलर। अच्छा, यूनिट क्या बनेगी? मीटर्स पर सेकेंड, सेंटीमीटर्स पर सेकेंड, किलोमीटर पर आवर वगैरह वगैरह। ये ध्यान दीजिएगा, डिस्टेंस से बताया है, मतलब अगर इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच हम जा रहे हैं
एंड दिस इज द पाथ टेकन, और इस पाथ की लंबाई l है, तो जो स्पीड है वो l/t बनेगी। डिस्प्लेसमेंट से अपने को कोई मतलब नहीं होगा। वेलोसिटी की चर्चा करें, व्हाट वेलोसिटी सेज, मेरा ये पोजीशन था, ये पोजीशन था, एंड वी आर ट्रैवलिंग दिस वे, बट द डिस्प्लेसमेंट इज tan ये। तो वेलोसिटी वेक्टर is nothing but displacement vector per unit time, ऐसा कुछ। तो हम कहेंगे velocity vector is delta r vector divided by time by virtue, ये अपने आप में एक वेक्टर क्वांटिटी है, और जो वेक्टर क्वांटिटी है उसमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होते हैं। पोजीशन का चेंज डिस्प्लेसमेंट है, जिसकी यूनिट अगेन मीटर है, तो इसकी जब तुम एसआई यूनिट बनाओगे तो वो मीटर पर सेकंड आएगी, सीजीएस बनाओगे तो सेंटीमीटर पर सेकंड आएगी, किलोमीटर पर आवर, व्हाटएवर जो बनाना चाहो। लेकिन ध्यान रखो कि जो वेलोसिटी है वो इस डिस्प्लेसमेंट से सिलेक्ट की जा रही है, पाथ से उसका कोई लेन देन नहीं है। ये बचपन की बातें हैं और फिर से हम कर रहे हैं। विशेष ध्यान रखिए, वेलोसिटी के टाइम पर वी हैव टू चूज द डिस्प्लेसमेंट ओनली, नॉट द पाथ। ओके, देखो क्या सी, स्पीड इज ऑलवेज ग्रेटर और इक्वल टू मॉड ऑफ वेलोसिटी। कॉमन सेंस से हम यहां पे खड़े थे, हम यहां पहुंच गए, मान लीजिए कि हमने ये रास्ता चूज किया, एंड द डिस्प्लेसमेंट इज दिस। तो कॉमन सेंस है कि डिस्टेंस ज्यादा, डिस्प्लेसमेंट कम, टाइम हुआ सेम, तो हम कहेंगे कि भैया जो वेलोसिटी है उसका मैग्नीट्यूड या तो छोटा होगा या तो बड़ा होगा स्पीड से। कारण क्या है कि जब तुम डिस्प्लेसमेंट का मॉड लिखते हो और डिस्टेंस की वैल्यू लिखते हो तो ये बड़ा होता है। यदि आपने टाइम दोनों से डिवाइड मार दिया तो अगेन आप इस जगह पे पहुंच जाएंगे। तो वेलोसिटी का मॉड हमेशा छोटा होगा या बराबर होगा स्पीड से। ये भी बचपन की बात है, भैया छोटा होगा ये तो दिखाई देता है, बराबर कब होगा ये बताओ। बराबर तब होगा जब मेरा पार्टिकल बिना पलटी मारे स्ट्रेट लाइन में ही चला जाए, यानी पार्टिकल का पाथ खुद वो लीनियर सेपरेशन वाला स्ट्रेट लाइन हो। ऐसे समय पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर हो जाएंगे इन स्ट्रेट लाइन मोशन। If particle doesn't change its direction, पलटी मार के वापस नहीं आता, then distance is equal to mod of displacement and speed is equal to mod of velocity। ये इंपॉर्टेंट नोट कर लीजिए इसे कि बहुत जरूरी चीज है। लेकिन कई बच्चे ऐसा लिख देते हैं कि इन स्ट्रेट लाइन मोशन दिस अकर्स या दिस होल्ड्स। नहीं भैया, सिर्फ स्ट्रेट लाइन नहीं, ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट मैंने लिखा है कि इफ द पार्टिकल डजंट चेंज इट्स डायरेक्शन। उसका कारण ये है कि इफ द पार्टिकल इज हियर, गोस समवेयर देयर एंड कम्स बैक टू द इनिशियल पोजीशन, देन द डिस्टेंस इज सम 2d एंड डिस्प्लेसमेंट इज 0। तो वेलोसिटी और स्पीड बराबर नहीं रहेंगे। ये बराबर होने के लिए जरूरी है कि पार्टिकल पलटी मारकर वापस ना आए, यानी डायरेक्शन में किसी प्रकार का कोई चेंज ना हो। ये इंपॉर्टेंट है, इसे पकड़ के चलिए। डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं आना चाहिए और पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में चलता रहे, तब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आपस में बराबर होते हैं। डिस्प्लेसमेंट इज यूनिक। व्हाई डिस्प्लेसमेंट इज यूनिक? आई देखिए, ये इनिशियल फाइनल डिस्प्लेसमेंट कितना, इतना। पार्टिकल कहां से मुंह मार सकता था? तो पार्टिकल जो है वो ऐसे आ सकता था, पार्टिकल 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 ऐसे आ सकता था। देयर मे बी इनफाइनाइट पाथ्स पॉसिबल, कहीं से भी आ सकता था। लेकिन हर एक पाथ के लिए जो इन दो पॉइंट्स के बीच में स्ट्रेट लाइन बनेगी वो एक ही बनेगी। ये पाथ 1 है, ये पाथ 2 है, ये पाथ 3 है, ये पाथ 4 है, पाथ 5 है। एंड इनफाइनाइट पाथ्स आर पॉसिबल, बट देयर इज ओनली वन डिस्प्लेसमेंट बिटवीन द टू पॉइंट्स। हेंस देयर मे बी इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज ऑफ पाथ्स एंड डिस्टेंसेस, बट डिस्प्लेसमेंट इज यूनिक, क्योंकि दो पॉइंट्स के बीच में एक ही स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की जा सकती है, वो आपके सामने है। ये सारे स्टेटमेंट्स इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान रखिएगा। डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी सेकेंड एंड टेंजेंट टू द पाथ। वेलोसिटी की डायरेक्शन कैसे निकाली जाए? तो मान लीजिए कि एक आदमी जो नशे की हालत में चल रहा है और बेचारा कर्वीलिनियर पाथ में है, वो किसी ऐसे पॉइंट पर था, किसी समय पर घूमते घूमते इस पॉइंट पर आ गया। इसे हमने बोला ए, इसे बोला बी, और कहा
कि इन दो पॉइंट्स को मिलाने वाली लाइन ड्रॉ कर लो। एंड यू सी कि जो लाइन दो पॉइंट्स को मिलाती है कर्व में वो कहलाती है कि सीकेंट है। तो हमने कहा सीकेंट है। ये सीकेंट जो है ये इसकी एवरेज वेलोसिटी की डायरेक्शन बताएगी। एवरेज वेलोसिटी के बारे में जानकारी देती है जो सीकेंट है। यानी कि अगर आपको डायरेक्शन चाहिए ए और बी के बीच में वेलोसिटी की, तो आप पूछे कौन सी वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस या एवरेज। अगर कोई कह दे कि एवरेज वेलोसिटी चाहिए तो उन दो पॉइंट्स के बीच में आपको सीकेंट बना देंगे, और जब आप सीकेंट बनाएंगे तो सीकेंट हमेशा एवरेज वैल्यू देता है, वो एवरेज वेलोसिटी की जानकारी देगी, एवरेज वेलोसिटी कितनी है और एवरेज वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या है। इसी जगह पे यही पाथ होता और कहा जाता कि बताओ इस पर्टिकुलर पॉइंट पर इंस्टेंटेनियस क्या वेलोसिटी है। तो आप इस पर इस प्रकार से एक टेंजेंट ड्रॉ कर देते हैं। यू सी आपने जो ड्रॉ किया है उसका नाम है टेंजेंट, एक पॉइंट को टच करके जा रही है। तो जो ये टेंजेंट है बेटा, ये टेंजेंट आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की, आप मैथमेटिकल टूल में पढ़ चुके हैं कि एवरेज का मतलब सीकेंट से निकलेगा और इंस्टेंटेनियस का मतलब टेंजेंट से निकलेगा। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की जानकारी देता है। एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या है और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या है। इफ यू वांट टू नो द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी देन आस्क योरसेल्फ वेदर you are willing to find average velocity or instantaneous velocity. If you are concerned with average velocity, draw secant between two points and you will get the average velocity's direction. And if you draw a tangent at a particular point like this, ये point है, यहाँ पर आपने tangent draw किया, then you will get the direction of instantaneous velocity. Also, you can get the instantaneous and average velocities. सिर्फ डायरेक्शन ही नहीं, मैग्नीट्यूड भी पता कर सकते हैं, परंतु उसके लिए आपको अगले लेक्चर में आना पड़ेगा, इंतजार करना पड़ेगा एक दिन का। नेक्स्ट लेक्चर जब आएगा तब वो सीखेंगे। फिलहाल जो याद करने वाली बात ये है कि सीकेंट डालोगे एवरेज वेलोसिटी की डायरेक्शन आएगी, टेंजेंट डालोगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की डायरेक्शन आएगी। और ये जो पूरा तमाशा बना हुआ है ये है बेसिक टर्म्स और डेफिनेशंस जो हमारे काइनेमेटिक्स में इस्तेमाल होंगे, और ये सेंसेस आपके दिमाग में होने चाहिए। फिलहाल कहानी को यहाँ समाप्त करते हैं। धन्यवाद बोलने का समय आ गया है। आपको बहुत सारा धन्यवाद। आप हमें देखते हैं, हमें फॉलो करते हैं, करते रहेंगे तो साल भर बहुत फायदा होगा। कॉन्सेप्ट्स दिमाग में घुसते चले जाएंगे, कठिन लगेगा ही नहीं, सवाल आसानी से होते चले जाएंगे। मेरा नाम इंद्रजीत सिंह है, मत भूलिए इस नाम को। बहुत अच्छी जगह से पढ़ पढ़ा के आपको पढ़ाने आए हैं। आरटी एकेडमी को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन दबा दें, क्योंकि इस ही प्लेटफॉर्म पे मैं आपको मिलने वाला हूं और हमारी पूरी टीम मिलने वाली है। साल भर आपके बोर्ड्स, आपके स्कूल एग्जामिनेशन की तैयारी कराएंगे, खराब नहीं होने देंगे पेपर, कॉन्सेप्ट मजबूत रहेंगे आपके। मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब हम काइनेमेटिक्स की डिटेल जानकारी लेंगे। धन्यवाद।